हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज मैं हूँ चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती ओम सिंह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, बॉटनी में एमएससी, एमएड, साइकोलॉजिस्ट, शादी के बाद योगा एंड नेचुरोपैथी और पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाई, लेखिका, कवित्री, कोरोना पीरियड में समाज सेविका के तौर पे उभरी। फ्री में एम्बुलेंस सेवा दी इन्होंने निस्वार्थ अपनी चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के तहत। सिविल हॉस्पिटल के बाहर सीता रसोई का कार्यक्रम चला रही है पिछले 4 सालों से, जहाँ पे मुफ्त खाना खिलाया जाता है वहाँ के बीमारदारों को, मरीजों को। और बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, मैं थक रही हूँ बताते बताते, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में लावारिस वार्ड में बैसाखी और वॉकर देकर उनको चलना, संभल देना और उनको संभालने का काम महिलाओं के लिए एज काउंसलर काम कर रही हैं। जैसे हमारे ओम में पूरा ब्रह्मांड छिपा है, वैसे श्रीमती ओम सिंह में भी आप एक ब्रह्मांड का ही रूप देखते हैं। और मैम, स्वागत है आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। जूट फॉर लाइफ सोशल एक ऐसी पहल है जहाँ पर हम समाज को समाज के लोगों से जोड़ते हैं, ताकि बहुत के लोग नहीं जान पाते, लोग छुपे रह जाते हैं, तो उन प्रतिभाओं को बाहर लाने का काम। और एज एन इंस्पिरेशन आप प्रेरणा स्रोत के तौर पर हम सारी जूट से जुड़े हुए लोगों को, समाज से जुड़े हुए लोगों तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत आभार आपका, और जूट फॉर लाइफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए, मुझे आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपका नाम किसने रखा? ओम। एक्चुअली पहले मेरा नाम रखा गया था कविता सिंह, मेरी मदर ने रखा था। लेकिन मेरे फादर की जिद थी कि नहीं, इसका नाम ओम रखेंगे। मैं घर में अपने सबसे छोटी हूँ, 3 हम लोग सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है। प्रयागराज से हूँ मैं। तो मेरे पापा ने जिद करके मेरा नाम ओम रखा, और जिसको मैं थोड़ा जब समझदार हुई तो मैंने काफी अपोज किया कि नहीं, ये तो जेंट्स का नेम होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बहुत यूनिक नेम है और शायद इस नाम का कुछ इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे आएगा और जो स्प्रेड होगा आगे, तो ये नाम कंटिन्यू रहा। पता चला है कि आपने 6 बार सरकारी नौकरी छोड़ी और उसके बाद फाइनली समाज सेवा को चुना। तो वो पहला विचार क्या था जो आपको इस ओर प्रेरित किया? क्योंकि दुनिया तो सरकारी नौकरी के पीछे भागती है और आपने उसको छोड़ के समाज सेवा चुना, चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की। तो क्या वो विचार था? क्या वो कोई हिम्मत थी? क्या वो डर था? या कोई आवाज थी जो आपसे कह रही थी कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के पीछे आपकी जो मंशा है या जो आपकी एक ह्यूमैनिटी है वो निकल के आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जस्ट बिफोर मैरिज, शादी के जस्ट पहले मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था, एंड वो शिलोंग में हुआ था। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, शिलोंग ऐसी जगह नॉर्थ ईस्ट में, हम वहाँ नहीं भेजेंगे, दूसरे के लिए ट्राई करो। उस समय मैं पीसीएस में भी अपेयर हो रही थी और अपना एमएडी भी कर रही थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में आई और पहली जॉब जब लगी तो वो बुलंदशहर में थी, गवर्नमेंट लेक्चरर बायोलॉजी। तो मुझे लगा कि मुझे जॉब कंटिन्यू करना चाहिए। तब तक पहला इशू मेरी बेटी आ गई थी लाइफ में, और मैं बच्चों को क्रैच में डालने के बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को क्रैच में डाल के उसको बड़े होते नहीं देखना था। और मैं भाग रही हूँ और हस्बैंड मेरे शिपिंग में थे, मर्चेंट नेवी में, वो शिप पे होते थे। तो मुझे लगा कि पूरा परिवार बिखर सा जाएगा, सब अपने अपने डायरेक्शन में होंगे और मैं अपनी बेटी को सही रास्ता नहीं दिखा पाऊंगी और सही उसकी अपब्रिंगिंग नहीं हो पाएगी। तो वो जॉब, हालांकि मैं गई बुलंदशहर ज्वाइन करने, लेकिन शायद वो ईश्वर की ऐसी कुछ मंशा रही होगी, मैंने उसको नहीं ज्वाइन की। और उसके बाद फिर कंटिन्यूस 5 जॉब्स मैंने छोड़ी। उसके बाद फिर 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए जो मैंने बड़े संभाल के रखे हुए अपने पास। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मुझे एक बाउंड्री के अंदर अपने आप को नहीं रखना है। मुझे मल्टीटास्कर होना है, क्योंकि बहुत सारी हॉबीज थी, बहुत सारे शौक थे। तो फिर मुझे लगता है ईश्वर ने ही ये आदेश दिया कि इसको मत करो, बच्चों को अच्छा रास्ता दो। और ईश्वर की कृपा से आज बेटी मेरी बिट्स पिलानी में है
अच्छा कर रही है, वो लमाटिनर की वो टॉपर रही है। तो मुझे लगता है सही दिशा मैंने उसको दी और मेरा वो जॉब छोड़ना वर्थ लगता है मुझे, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए कर पा रही हूँ। तो ये चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की नींव रखते हुए किस चीज ने आपको प्रेरित किया? चैतन्य के पीछे क्या मंशा थी चैतन्य नाम रखने की, और ये चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन क्या काम करता है? चैतन्य नाम जो पहला विचार आया था, दैट इज आत्मा की चेतना। मतलब ऐसा करो लाइफ में जो जिसको बोलते नहीं कि बहुत ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से जो भी काम करो आप उसको करो और उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए। तो आत्मा की चेतना मतलब आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, एंड प्लस कहीं ना कहीं रिलीजियस हूँ तो चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, शिव भक्त, वो सब कनेक्टिंग है, तो इसलिए नाम निकाला हमने कि चैतन्य नाम रखेंगे। क्या क्या काम करता है आपका? देखिए हम लोग बेसिकली तो कुछ 4-5 डायरेक्शंस में काम करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कोई भी अगर हेल्प मांग रहा है हमसे तो वो ईश्वर का आदेश समझ के मैं उसको लेती हूँ, और मुझे लगता है पहले उसको हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर हेल्प करते हैं। जैसे अभी महानगर में भावराव देवरस सिविल हॉस्पिटल के सामने सीता रसोई भोजन सेवा वीक में 2 दिन मैं देती हूँ, क्योंकि अपने ही रिसोर्सेज से मैनेज कर रही हूँ। और उसके अलावा जैसे कि आपने बताया लावारिस वार्ड में सेवाएं, उनको कपड़े और फ्रूट्स, स्पेशली क्योंकि फ्रूट्स नहीं उनको अवेलेबल होते हैं, उनको वॉकर, क्रचेस वगैरह, और उनमें से अगर कोई ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो उनके लिए हम लोग कुछ रोजगार की भी कोशिश करते हैं। 2-3 लोगों को भी हमने कराया है, छोटी शॉप लगा के दी है। तो जहाँ पे कुछ नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारे 1 साल में 2 बार कैंप्स होते हैं। उनका पर्पस होता है कि जो डोनर कार्ड मिले उससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ यूनिट ब्लड लोगों को अवेलेबल करा पाए, स्पेशली आउटसाइड लखनऊ। और गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए, क्योंकि जितना मैंने देखा, अभी मुझे इस फील्ड में काम करते हुए अराउंड 14-15 साल हो रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज होती हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, ये लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये अपने बेटों को तो स्कूल भेजते हैं, बेटी को रोक लेते हैं और साथ में काम पे ले जाते हैं। तो स्पेशली बेटियों की शिक्षा के लिए उनको बुक्स, उनकी फीस, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर उनको साइकिल की जरूरत है तो वो मैं जरूर कराती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे विषयों में आपने पढ़ाई की है, बॉटनी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और नेचुरोपैथी, तो कैसे इन आपकी सोच और इस पढ़ाई ने आपके कैसे समाज सेवा के काम को आकार दिया, और उसमें आपको हेल्प की कि ये तीनों चीजें, टेक्निकल फील्ड्स, आप इस लाइन में कैसे यूज कर पा रहे हो? आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात थी। जब मैं एमएससी के क्लासेस करती थी, मॉर्निंग में लैब होता था 7 o'clock से, तो मैं लैब करती थी और वहां से निकल के भागती थी, क्योंकि मैं बीएड भी कर रही थी साथ में। हमारा एमएससी का जो बैच था वो लेट सेशन था, तो दोनों पढ़ाई में साथ कर रही थी। वहां से मैं निकल के भागती थी लैब करके, और फिर बीएड में जाकर के पहले वॉशरूम में साड़ी पहनना होता था, क्योंकि साड़ी में उनके सारे क्लासेस वगैरह होते थे। साड़ी पहन के फिर मैं वहां अटेंड करती थी, और फिर वहां से चेंज करके वापस फिर एमएससी में आती थी, वहां क्लास करती थी। तो वो हार्डवर्क का जो पैशन था वो मेरे पिताजी से आया था। हमेशा से लगता था बिना मेहनत के वैसे भी कुछ नहीं मिलता। अंजलि जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप खुद इतनी इंस्पिरेशनल है। तो वो मेहनत करने का जज्बा, वो कीड़ा की कुछ अच्छा करना है, बहुत कुछ करना है, वो पढ़ाई से, एक तो आप जब साइंस फील्ड से पढ़ते हो तो आपका माइंड बहुत क्लियर होता है, बहुत रैशनल आप सोच पाते हो। मेरा बॉटनी सब्जेक्ट रहा, तो बायोलॉजी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप पढ़ते हो तो बहुत रैशनल थिंकिंग होती है। जब रैशनल होगी तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और उनको अच्छे से फ्रेम आउट कर पाओगे। वो मैंने लाइफ में भी देखा। जब ब्लड की प्रॉब्लम लोगों को हुई, ब्लड डिफिशियंसी हो रही है, उनको प्रोवाइड कराना है, उसकी टेक्निकलिटी समझना कि कैसे 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों की हेल्प हो सकती है। तो साइंस की पढ़ाई कहीं ना कहीं काम तो आती है। और जब एजुकेशन में मैं एमएड में आई, आपको मैं बताऊं, एमएड में जब मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, दैट वाज 99.25%, और उसके पिछले 10 सालों से किसी फीमेल ने इतने परसेंटेज नहीं लाए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ मेरे जो मेल फ्रेंड्स थे उन्होंने आके डायरेक्टली मुझे कहा कि ऐसा हो कैसे गया कि एक फीमेल ने 10 साल बाद इतना ज्यादा परसेंटेज लाया। तो मुझे लगता है मेहनत तो कहीं जाया नहीं होती है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको उसका फ्रूट मिलेगा। पढ़ाई जो नींव होती है पढ़ाई की, उससे आपकी थिंकिंग चेंज होती है। जैसे मैंने पहले साइंस पढ़ा, उससे एक अलग थिंकिंग बनी,
फिर साइकोलॉजी पढ़ी, एजुकेशन पढ़ा, एजुकेशन में फिलॉसफी पढ़ा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, रिसर्च मेथड पढ़ा, स्टैट्स पढ़े। तो उसका अलग अलग एक जैसे थिंकिंग के लेवल, लेयर्स बनते गए। और अब लाइफ में उन जहां जहां जिन लेयर्स की जरूरत होती है वो मैं निकाल लेती हूँ वहां से। जैसे योग और नेचुरोपैथी की बात करूँ, मैं मैरिज के बाद प्रयागराज से मैं लखनऊ आ गई, तो मुझे लगा कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज चाहिए। योग और नेचुरोपैथी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने जब ज्वाइन किया, तो योग तो आपके लाइफ में चेंजेस लाते ही है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। बट जो नेचुरोपैथिक थेरेपीज थे, जो ट्रीटमेंट्स थे, वो भी बहुत काम आते हैं। सपोज आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक पेन हो रहा है, तो आप मड पैक रख सकते हैं, कोल्ड मड पैक्स, या और भी मल्टीपल चीजों में ना। किचन में आपकी पूरा नेचुरोपैथी है, जो किचन से आप अपने आप को बहुत कुछ क्योर कर सकते हैं। योगा क्लासेस मैंने लेने शुरू किए ऑनलाइन कोविड टाइम में, तो खुद की तो हेल्प की ही, मल्टीपल लोगों की हेल्प की। एज अ डाइटिशियन की पढ़ाई मैंने की। एज अ डाइटिशियन एक दिल्ली ग्रुप में मैं जुड़ी, और वहां से कोविड टाइम में मल्टीपल लोगों को डाइट प्लान्स वगैरह दिए। निःशुल्क सेवा का अपना एक अलग मजा है। बिल्कुल, बहुत सही। और शायद जो वो सेटिस्फेक्शन देता है किसी काम को, वो बड़े से बड़ी नौकरी और रोजगार नहीं दे सकता, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन किसी और की सेवा करने से मिलता है। यस। मेरी आपसे मुलाकात कोविड के दौरान ही हुई थी पहली बार। तो उस वक्त आप निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रही थी जो भी जरूरतमंद थे लोग। तो ये कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि अच्छा हुआ कि मैंने ये सेवा दे पाई मैं इस कोरोना काल में? ऐसी तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं। कोविड टाइम में 2-3 चीजें थी जो अंदर तक अभी दफन है मेरे, मतलब वो जहन में है, वो निकलती नहीं है, ना निकलेंगी। जब सेकेंड वेव चल रही थी, बहुत हॉरिबल थी, हम सबको पता है। तो मुझे लगा कि हम लोग कमता चौराहे पे हम लोग पूरी टीम बना करके काफी लोगों को हेल्प किया। हम लोगों ने मॉर्निंग में हम लोग पहुंच जाते थे, और हम लोग उसको एंजॉय भी करते थे। लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, बट एक यूनिटी के साथ। उस समय मुझे लगा कि हमें चारबाग स्टेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये था कि ट्रेन से लोगों को भेजा जाएगा। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो ट्रेन में लंबा ट्रेवल कर रहे होंगे, और स्पेशली फीमेल्स। और अगर उस समय उनको कोई मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टोर्स ऑन द वे तो उनको मिलेंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो खैर मैंने बहुत सारा सामान खरीदा, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स, खाने पीने का सामान, बहुत ह्यूज। और मैं पहुंची स्टेशन मास्टर चारबाग के पास, तो बोले नहीं मैडम, मैं नहीं आपको बोल सकता क्योंकि आप इन्फेक्ट हो जाओगे। बोले आप दूर तक देखिए, पूरे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपको 1-2 चिड़िया बैठी मिलेंगी, कोई नहीं, सीरियसली अंजलि जी, कोई नहीं था वहां पर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है, मैं सोच के आई हूँ, तो मुझे तो हेल्प करनी है। तो फाइनली उन्होंने फिर बोले ठीक है, आप अपने रिस्क पे आप जाएंगी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक बड़ी सी ट्रॉली दी, उसमें हमने सब सामान भरा, और हम पहुंच गए चारबाग स्टेशन। और पहुंचे, और थोड़ी बाद अनाउंसमेंट हुआ कि साउथ की तरफ से ट्रेन आ रही है। यू विल नॉट बिलीव, मैंने जैसी ट्रेन रुकी तो खाने पीने का सामान तो हम लोग दे ही रहे थे, 2-4 लोग थे। मैंने सैनिटरी नैपकिन्स उठाई और विंडो से अंदर देना शुरू किया, क्योंकि अंदर अवॉइड कर रहे थे कि अननेसेसरी इन्फेक्शन लेके क्यों लौटे। मैं दे रही थी, तब तक 2 फीमेल्स आई, कवर्ड थी वो पूरे बुर्के में, और वो बोली कि प्लीज हमें इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम 2-3 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं और हमें बहुत इमरजेंसी है इसकी। मैंने उनको 1-2-3 मैंने उनको 6-7 पैकेट्स दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी सिर्फ मैं आंखें देख पा रही थी, मैं खुद कवर्ड थी पूरा। वो उनकी आंखों में एक जो हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन था कि उनको जिस चीज की जरूरत थी वो उनको वहां पर मिल रही थी। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो दिमाग में आई, और वो हमने उसको की, और फिर हमने वहाँ 4-5 दिन कंटिन्यूअस ये सेवा दी। और दूसरा इंसिडेंट तो मेरे फैमिली का है। मेरे बड़े वाले जीजा जी कोविड में वो एक्सपायर हुए। ही वॉज ओनली 61 years old। और मुझे पता चला, मैं यहाँ से तुरंत गई और सीधा मैं घाट पर पहुंची। तो बता नहीं सकती, क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी और सब लकड़ियां भीगी हुई थी, सारी लकड़ियां भीगी थी, और वुड की इतनी शॉर्टेज थी, और पैर बाहर थे इतने, मतलब इतनी भी वुड नहीं थी कि प्रॉपर कवर किया जा सके। और जहां जहां मैं पैर रख रही थी वहां चिताएं जल के बुझी हुई थी। जहां इवन मेरे फुटवेयर गर्म हो जा रहे थे, मैं वहां से हट रही थी, दूसरे जगह रहे वहां पे भी गर्म। हर जगह जहां शिफ्ट हो रही हूँ, हर जगह 1-1 इंच जमीन कम हो रही थी, और लाइन से मल्टीपल चिताएं। और वहां पर एक और ऐसी बॉडी थी, 8 months की प्रेग्नेंट लेडी थी, उनका हस्बैंड और एक बच्चा
हस्बैंड बार बार बेहोश हो जाता था और वहाँ पे जो लोग थे वो उनको पानी वानी डाल के उनको वापस ठीक करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद वर्थ था, मैं कुछ अपने लेवल पे कर पाई। हमारे लिए भी बहुत भारी था और हमने भी आप ही की तरह काम किया। 70 दिन की कैंपेन चलाई थी फर्स्ट वेव में। सेकेंड में मेरी माँ को भी हमने खोया और हमारे लिए भी बहुत भारी। तो ये फल और सब्जी जब आप पहनते हैं तो कभी कोई ऐसा वाक्या जब आपको उसे सोच सोच के अभी तक हंसी आती हो, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। कॉलेज टाइम में हम लोग हमारा पूरा आई थिंक 10 गर्ल्स का पूरा ग्रुप था जो ड्रेसअप था और ये पूरे आर्टिकल्स वगैरह ज्वेलरी पहन लिया था। मेरी एक फ्रेंड ने सब्जियों के, मेरी एक फ्रेंड ने धनिया स्पिनाच वगैरह का पूरा सिर पे भी पहना और टियारा लगाया, यहाँ पे पहना। मतलब ये शुरू से ही आपके शौक है। उसने पहना और बिफोर स्टेज पे आने से पहले उसको अपना वॉशरूम में जाना था प्रॉपर सब डेगडअप होने, और वो बाहर गई जब कैंपस के तो 2 काउज ने उसको दौड़ा लिया क्योंकि उसने इतना ग्रीन पहना हुआ था। मे बी उनको लगा होगा आज का तो यहीं पे पूरा लंच डिनर है। तो तभी आप कम पहनते हैं। बहुत मजेदार था। वो दौड़ कर आई, बोली अरे यार मुझे 2 गायों ने दौड़ा लिया, मुझे अपना खाना समझ करके। वहाँ पूरा सब डिस्टर्ब हो गया, फिर से सब ठीक किया हम लोगों ने। तो आज भी जब हम लोग वो पहनते हैं तो हमें वही रिकॉल करते हैं, वही मेमोरी। 4 साल से आप सीता रसोई की सेवा चला रही है सिविल हॉस्पिटल के बाहर। तो ऐसी कौन सी विशेष भावना आप लोगों की आंखों में देख पाती हैं जिससे आपका मन गदगद हो जाता है कि मैं ये काम भी बहुत अच्छा कर रही हूँ? एक्चुअली इसकी शुरुआत जब की थी तो मैं वहाँ जो महानगर का सिविल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स कराती थी। तो मैं जब वहाँ जाती थी तो मैं देखती थी आसपास कुछ भी खाने की चीजें नहीं मिलती हैं, सिर्फ एक नारियल पानी मिलता है, दैट इज कॉस्टिंग 60 और 70 रुपीज। और आपको पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड। तो मुझे लगा कि 70 रुपीज देके उनको सिर्फ एक नारियल पानी मिलेगा जिससे उनका पेट नहीं भरेगा। तो मैंने वहाँ के जो CMS थे उनसे मैंने बोला कि मैं एक भोजन सेवा शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे कम्युनिटी किचन में तो बनता है। मैंने कहा वो दैट इज नॉट वर्थ, किसी को नहीं मिल रहा है वो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करिए। तो हमने उसको इमरजेंसी गेट पे शुरू में स्टार्ट किया एज अ भंडारा। खूब सारा छोला चावल राजमा चावल बनाया, खूब सारा, और वहां पर ले गए और उसको निःशुल्क खिलाना शुरू किया। फिर मैंने देखा मिसयूज होना शुरू हुआ, लोग उसको पैक करा रहे हैं, पॉलिथीन में ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ किनारे रोड के छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा खाने की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में हम लोग इस फूड को, इसमें हम लोग 10 रुपीज। फिर एक चीज और भी मैंने देखी कि कुछ ठीक फैमिली के लोग आए, उनका खाने का मन है बट सेल्फ रिस्पेक्ट मना कर रहा है कि ऐसे कैसे खाना ले ले। तो मुझे लगा कि इसको हम लोग एक नॉमिनल ऐसा कुछ 10 रुपीज रख देते हैं, जो देना चाहे, जो ना देना चाहे कोई बात नहीं। उसमें फिर मैंने क्या किया, पूड़ी दमालू छोला पेठा एंड एक बनाना ऐसा रखा कि स्वीट डिश में पेठा हो जाए, एक फ्रूट भी हो जाए और हेल्दी फूड हो विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो वो कंटिन्यू रहा। फिर हमने उसको छोला चावल टर्मिनेट करके पूड़ी पे ही इसको कंसंट्रेट किया बिकॉज ये थोड़ा फिलिंग होता है। ये अभी भी चल रही है और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग हर बार सीता रसोई में 2 या 3 गरीब बेटियों को जो वहां से निकलते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम लोग स्टेशनरी किट देते हैं। अब वहाँ की बच्चियों को पता है, वो आते हैं कि इस बार मुझे दीजिएगा, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर पेन कॉपीज और बहुत सारी चीजें देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो उनके एजुकेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए, और नेचर लवर्स को हम लोग वहाँ पे प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। बहुत। तो इतना नेक काम करने के साथ साथ घर कैसे मैनेज करती हैं, ये हर महिला के लिए कॉमन क्वेश्चन होता है। हस्बैंड है, बच्चे हैं, बेटी तो बड़ी हो गई, तो कैसे टाइम निकाल पाती हैं और बच्चों को क्या फीलिंग होती है आपकी मम्मा इतना अच्छे काम कर रही है, तो उनका क्या रिएक्शन है? बच्चे तो खुश होते ही हैं और बच्चे देखते हैं कि मेहनत कर रही है मम्मा, लेकिन ये जरूर है कि जब आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलता है, तभी कोई भी फीमेल तभी अच्छा कर सकती है और हैप्पीली कर सकती है और विद द सेटिस्फैक्शन, जब उसके पार्टनर का सपोर्ट मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने ही रिसोर्सेज से, अपने ही फंड से मैं काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली पार्टनर का सपोर्ट के बिना इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा कि ये क्या कर रहे हो और कितना करोगे? नहीं, एक्चुअली वो हम लोग अपना एक क्राइटेरिया, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल ही लेते हैं कि ये हमें सेवा में करना ही है। वो एक लाइफस्टाइल में आ चुका है, एवरी मंथ ये इतना अमाउंट है, इसकी सेवा होनी है।
और हो सकता है कि मैं एक बार इफ एंड बट भी करूं तो पार्टनर गुस्सा करता है कि नहीं नहीं ये होना ही है तो वो चल रहा है। और जब तक ईश्वर चाहेंगे। जाते हैं आपके साथ? हाँ, वो अपने वर्क में बिजी होते हैं एक्चुअली, तो बट जब मैं बोलती हूँ तो वो बिल्कुल जाते हैं, नहीं तो अपना अपना हम लोग काम करते हैं हैप्पीली। तो ये सब तो हो गई पढ़ाई की बातें, एक बच गई। आप हैं बहुत अच्छी लेखिका भी और कवित्री भी, और इनकी पुस्तक रंग इनमें तुम ही भरना, रंग इनमें तुम ही भरना, ये समाज सेवा और महिलाओं के लिए काफी डेडिकेटेड है ये बुक उनके लिए, इसकी सारी रचनाएं। तो कुछ ऐसा आप संदेश इसका मुख्य सब तक पहुंचाना चाहेंगी कि क्या कहती है ये आपकी पुस्तक और ये आपने क्यों लिखी? देखिए, अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो इसका फ्रंट पेज देखिए, ये मैंने खुद डिजाइन किया है और मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रही हैं। एक फीमेल है जो कलरलेस है, उसकी जिंदगी में रंग कौन भर सकता है? उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स, उसका पार्टनर, सोसाइटी, गॉड। प्लस ये अर्थ है जो पोल्यूशन से लोगों ने पूरी ग्रीनरी देखिए नीचे कर दी है, प्रदूषण इतना फैलाया है, तो कैसे हम लोग अपने अर्थ को, ग्लोब को ग्रीन बनाएं, ये मैसेज भी जाता है। देखिए, सारे कलर्स बाहर निकल गए और ये अर्थ हमारी कैसी कलरलेस हो गई, इसमें वाटर पोल्यूशन एंड अर्थ पोल्यूशन। तो मल्टीपल मीनिंग्स के साथ ये रंग इनमें तुम्हें भरना, अपने पृथ्वी को, अपने अर्थ को अच्छा कैसे करना है, एक फीमेल को कैसे रिस्पेक्ट देना है, उसको एजुकेट करना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। तो मल्टीपल मीनिंग के साथ इसमें अंदर जो रचनाएं भी आप लोग देखेंगे, जो भी सोशल वर्क मैंने किया पिछले 10-12 सालों में, उसमें जो भी अनुभव मिले उससे रिलेटेड इसमें रचनाएं हैं। आई एम नॉट अ पोएट बट मैंने कोशिश की है, मेरी पहली किताब है और सब लोग, ये अमेज़न पे अवेलेबल है, अदरवाइज आप मुझसे भी ले सकते हैं। और आज तो मैं अंजलि जी को गिफ्ट कर ही रही हूँ। आप इतनी समाज सेवा करती हैं, हम भी इस काम में हैं। अक्सर ये परेशानी मैंने देखी है, अनुभव की है, लोग कहते हैं कि आप कर तो रहे हो लेकिन आप दिखा रहे हो, तो किसको दिखा रहे हो और क्या दिखाने के लिए कर रहे हो? तो क्या कुछ ऐसा आपने भी फेस किया कभी? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑफ फंडे लोग देते हैं कि ऐसी सेवा करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन आज के टाइम में नॉट एट ऑल पॉसिबल। कैसे आप, इसका रीजन ये है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं एक्चुअली वही दिखा रहे हैं, और हो सकता है उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। बहुत बार देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग देखा देखी करते हैं तो एटलीस्ट वो करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, देखा देखी सही। अदरवाइज आपकी चीजें देख करके सच में लोग मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं कि बहुत अच्छा आपका काम है, इसको देख करके प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो अब अगर रफली बोला जाए तो कोई क्या उखाड़ सकता है किसी का? अच्छा, हम कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, आप भी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी करिए, नहीं कर सकते तो आप मत दिखाइए, बिकॉज ऑनेस्टी के साथ करिए। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल अगर कोई अच्छा करता है तो लोगों को उसको अच्छा कहने में भी बहुत कष्ट होता है, लोग अप्रिशिएट करने में बहुत संकोच करते हैं, और वही अगर दूसरे हाथ अगर वो कर दें तो अगले का प्रोत्साहन कितने लेवल बढ़ेगा और वो अपने काम को अच्छा कर पाएगा। तो वो खुद भी नहीं करते, दूसरे को भी करते हुए नहीं देख सकते, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल है, और स्पेशली मैं कहूंगी कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा है। एक फीमेल दूसरी फीमेल को अप्रिशिएट नहीं करती है, एंड ये सच है। तो मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए। आप भी अच्छा करें, हमारे साथ दूसरे लोग भी अच्छा करें, हम भी ग्रो करें, हमारे साथ दूसरे लोग भी ग्रो करें। इफ वी ग्रो टुगेदर, उसकी हैप्पीनेस अलग ही है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। अभी तक मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा पुरस्कार आप ले चुकी हैं, तो क्या वो पुरस्कार किसी एक धन्यवाद से ज्यादा है जो कोई आपको करता हो, जिसका आपने भला किया हो, जिसकी वजह से शायद उसकी जिंदगी में कुछ असर पड़ा हो, तो वो ज्यादा बड़ा है या पुरस्कार मिलना ज्यादा बड़ा है? ईमानदारी से बात की जाए तो पुरस्कार मिलना भी बहुत बड़ा होता है। हम जैसे लोगों को, जो हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, कभी कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट कमिट किया है कि ये वर्क करना है या हेल्प करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, हम करते हैं, तो वो पुरस्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम किसी की हेल्प करते, जैसे एक केस था, वो उसकी मदर बहुत बीमार थी,
वो 15 साल का लड़का था और उसका टेस्ट बहुत महंगा था। आई थिंक 11,500 रुपए का उसका टेस्ट था। वो रोड पे मुझे मिला और उसने बोला कि KGMU से किसी ने आपका नंबर दिया है कि इनसे बात करोगे तो ये मदद जरूर करेंगी। उसके आंखों में जो मेरे लिए विश्वास था ना, आप यकीन मानिए, अमाउंट ज्यादा था सडनली, क्योंकि 11,500 समथिंग का टेस्ट था, बट मैंने उसको करवाया और उसका जो धन्यवाद था वो बहुत स्पेशल धन्यवाद था। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि वो ज्यादा है या ये ज्यादा है, बट दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर दुनिया आपको मौका दे 1 मिनट आपको सुनने का, तो आप ऐसी कौन सी अपील करना चाहेंगी उनको कि वो क्या बदलाव लेकर आए जो ये दुनिया एक अच्छी प्लेस बन जाए रहने के लिए, सबके लिए? कुछ ऐसा संदेश जिसमें ह्यूमैनिटी हो। मुझे लगता है कि अब ये जो जनरेशन आ गई है या जो अब हम जिस दौर में जी रहे हैं, इसमें इंसानियत की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। इंसानियत आएगी तो अपने आप और सारी चीजें अपने साथ समेट के लेके आएगी। फिर या तो अगर वो हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे तो वो भी इंसानियत के अंदर आ जाएगी। अगर हम दूसरे जीवों पर दया करें या उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें, वो भी ह्यूमैनिटी में आ जाएगी। और आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, वो भी ह्यूमैनिटी में आएगी। तो मुझे लगता है इंसानियत अपनी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एंड वेजिटेरियन बने प्लीज। आपके इस अंजलि जी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि वेजिटेरियन बने। मुझे लगता है कि जो शाकाहार है वो सबसे अच्छा आहार है, जिसमें किसी की आह, किसी का दर्द, किसी की चीख नहीं है। आपकी थाली में जो भोजन आ रहा है वो किसी भी दर्द, किसी भी कष्ट और पीड़ा से रहित है। बहुत बड़ा संदेश दे दिया आपने आज। लेकिन शायद ज्यादातर लोगों को अच्छा ना लगे। कोई बात नहीं, अच्छा ना लगे, हम तो अपनी बात कहेंगे। अच्छा जिनको अच्छा लगेगा वो एक्सेप्ट करेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के, ओम सिंह के? अगले 5-10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस दिशा में जाकर काम को अपने बढ़ाना चाहती हैं? एक्चुअली अभी कुछ सालों से मैं देख रही हूँ ओल्ड एज पीपल को। मैं जब देख रही हूँ हमारे जो भी घर के लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं, जब वो बुजुर्ग बन रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज या उनके अपने लोग उनको छोड़ रहे हैं, बच्चे फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत है। इतने सारे ओल्ड एज होम खुल रहे हैं और फिर भी आज के टाइम में बुजुर्ग अकेले हैं। मेरे अपने नॉलेज में पता नहीं कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो एक इनसिक्योरिटी की जिंदगी जीते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, आई होप वो हो पाए। ये प्लान शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी दबा हुआ है, बट देखते हैं कब साकार हो पाता है। यस, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके लिए हम आप जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि सीरियसली आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनको जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या उनके अपने एम्बिशंस हैं, उनको हम नहीं रोक सकते। और वो पेरेंट्स के साथ रहें, ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि हम भी कभी बुजुर्ग होंगे और लाइफ साइकिल है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ अपने बुजुर्गों को दें, कि वो जब दुनिया से हम सब जो भी जाएं तो वो खुश और संतुष्ट होकर के जाएं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ओम जी। और आखिरी सवाल सिर्फ यही है, कोई संदेश महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आप देना चाहें जिससे कि वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरे जैसे कि आप, जो समाज में एक तब्दीली ला सके, कहीं ना कहीं अपना अंश मात्र योगदान कर सके हमारे समाज को, पर्यावरण को बदलने के लिए। तो बस एक लास्ट लाइन। और देखिए, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ ऑनलाइन, तो भी मेरी 2 लाइंस बड़ी पेट हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।